10th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कृषि के अंतर्गत तिलहन से संबंधित फसलों का अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हमने खाद्यान्न फसलों के बारे में जाना था, जिसमें गेहूं, चावल, गन्ना, कपास वो फसलें थी जिसकी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में अध्ययन किया था। तो उसी प्रकार तिलहन से संबंधित कुछ फसलें हैं जिसको हम भारत और राजस्थान के अंतर्गत अलग अलग प्रदेशों में या राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है उनका अध्ययन करेंगे, उनमें उत्पादन कितने प्रतिशत और कहाँ कहाँ होता है। तो तिलहन फसलें हैं वो हमारे विश्व के अंतर्गत 10% उत्पादित की जाती है। यानी भारत के अंतर्गत 10% जो योगदान है विश्व में, वो भारत का कितना है, 10% है। कहने का तात्पर्य है कि विश्व में 90% तिलहन का उत्पादन दूसरे देशों में होता है, जबकि 10% उत्पादन भारत के अंतर्गत होता है। ये फसलें रबी या खरीफ दोनों के रूप में भी हो सकती है, रबी भी हो सकती है और खरीफ भी हो सकती है। तिलहन फसलों के रूप में देखें तो बहुत सारी फसलें हैं। ऐसी फसलों के रूप में मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, अलसी, सूरजमुखी, इसी प्रकार सरसों। तो ये ऐसी फसलें हैं जो तिलहन से संबंधित है, जिसके अंतर्गत तेल को निकाला जाता है। इसके अलावा तिल, जो कि पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत अधिकांश रूप से उगाया जाता है। तो ये तिलहन से संबंधित फसलें हैं। अब 2-4 को ऐसी फसलें हैं जिनका विस्तार से भी वर्णन करते हैं, जिसमें लेते हैं सबसे पहले मूंगफली हमारे देश की एक महत्वपूर्ण फसल है, जो ब्राजील का मूल पौधा माना जाता है। किस देश का? ब्राजील का मूल पौधा है। अर्थात सबसे पहले मूंगफली का उत्पादन दुनिया में जो उत्पादन हुआ था, किस देश में हुआ था? ब्राजील के अंतर्गत हुआ था, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। तो विश्व के अंतर्गत इसमें भारत का जो योगदान है वो वर्तमान समय के अंतर्गत 30% है। कितने प्रतिशत है? 30% है। इसी प्रकार तिलहन की जितनी भी फसलें हैं उनमें मूंगफली का योगदान 45% है। 45% किसका योगदान? मूंगफली के तेल का योगदान है। एंड तिलहन से संबंधित जो फसलें हैं उसमें 45% योगदान हमारे देश में किसका है? मूंगफली का है। और विश्व के अंतर्गत जो मूंगफली का योगदान या भारत का योगदान है वो 30% है। तो इस तरीके से इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। इसी प्रकार हमारे देश के कुछ ऐसे राज्य है जहां पर इसकी भरपूर रूप से कृषि कार्य किया जाता है। तो जिसके अंतर्गत है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसी प्रकार राजस्थान, तो ये मुख्य राज्य है। कर्नाटक। अब इसके अंतर्गत पहला स्थान गुजरात का है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, तो तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। इसी प्रकार एक और है मध्य प्रदेश, जिसका चौथा स्थान है, पांचवा स्थान कर्नाटक का है और छठा स्थान राजस्थान का है। अर्थात सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन हमारे देश में होता है वो किस राज्य में है? गुजरात के अंतर्गत है, जहां पर सबसे अधिक तिलहन फसलों का या तिलहन फसलों में मूंगफली का योगदान है या सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। इसी तरीके से राजस्थान के कुछ जिले हैं
जहां पर इसका उत्पादन होता है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो मूंगफली का उत्पादन है अधिकांश रूप से वो गंगानगर में होता है, यानी इसके अंतर्गत है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सवाई माधोपुर, इसी प्रकार जयपुर, भीलवाड़ा। तो इन जिलों के अंतर्गत राजस्थान में मूंगफली का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा अल्प मात्रा में जैसे उदयपुर है, कोटा है, बूंदी है, इन जिलों में भी उत्पादन होता है। लेकिन राजस्थान में सबसे अधिक मूंगफली है वो गंगानगर है, दूसरा स्थान हनुमानगढ़ का है और तीसरा स्थान बीकानेर का है। किस जिले का है? बीकानेर का। तो जिस तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में मूंगफली का उत्पन्न होता है, उसी प्रकार राजस्थान में भी मूंगफली का उत्पादन अलग अलग जिलों के अंतर्गत उत्पादित होता है। जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की मात्रा अल्प होने के कारण बहुत ही कम या नहीं के बराबर है, जबकि उत्तरी और दक्षिण पूर्वी जो पठारी भूभाग है उन क्षेत्रों के अंतर्गत अधिक होता है। यहाँ जहां पर नहर का पानी है, जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत मूंगफली का भरपूर रूप से उत्पादन हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे देश के खाद्यान्न के रूप में भी सबसे अधिक जिस तेल का प्रयोग करते हैं वो कौन सा है? वो भी मूंगफली है। तो इस तरीके से मूंगफली तिलहन फसलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारे देश के अंतर्गत रखता है। इसके बाद में है सरसों भी हमारे देश का एक महत्वपूर्ण तिलहन के रूप में, खाद्यान्न फसल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा है सरसों के रूप में देखें तो 70% सरसों का उत्पादन विश्व के अंतर्गत भारत में होता है, अर्थात भारत में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन किया जाता है विश्व। इसी प्रकार हमारे देश के अंतर्गत तिलहन फसलों के रूप में सरसों के तेल का प्रयोग 35% होता है। 35% सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो कहने मतलब यदि मूंगफली और सरसों को दोनों को मिला दें तो 80% हो जाएगा, क्योंकि इसका है 45%, तो सरसों का योगदान है 35% योगदान। अर्थात दोनों को यदि मिला देते हैं तो कितने प्रतिशत हो जाता है? 80% योगदान है ना। हमारे देश में तिलहन के रूप में दो ऐसी फसलें हैं, मूंगफली और सरसों, जिसका 80% तेल का उत्पादन हमारे देश के अंतर्गत होता है। और देश की जनता ही नहीं इसका प्रयोग करती, बल्कि विदेशों में भी इन दोनों से संबंधित फसलों से संबंधित तेल होता है उसका निर्यात किया जाता है। तो 35% सरसों के रूप में जो उत्पादन है वो हमारे देश के अंतर्गत होता है। अब इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? राज्य के अंतर्गत देखें तो सबसे अधिक है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। एंड भारत के अंतर्गत 41% जो सरसों का उत्पादन होता है वो किस राज्य के अंतर्गत है? राजस्थान के अंतर्गत है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में भी इसका उत्पन्न किया जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा दोनों के अंदर अल्प मात्रा में सरसों उत्पादित की जाती है, लेकिन सबसे अधिक पहला स्थान किस राज्य का है? राजस्थान का है। तो दूसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। तो तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है। तो इस तरीके से देखें तो इन तीन राज्यों में सबसे अधिक सरसों का उत्पन्न किया जाता है।
लेकिन भारत की सभी राज्यों के अंतर्गत देखा जाए या उन राज्यों की गणना की जाए तो सबसे अधिक जो सरसों के तेल का उत्पादन है वो एकमात्र किस राज्य के अंतर्गत होता है? सरसों का उत्पादन है वो राजस्थान के अंतर्गत उत्पादित की जाती है, पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अब सरसों उत्पादक राज्य जिले कौन कौन से राजस्थान के अंतर्गत? तो ये मूंगफली वाले सेम है लेकिन 2-3 दूसरे हैं। कहने में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सवाई माधोपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, इन जिलों के अंतर्गत सरसों का उत्पादन होता है। लेकिन सर्वाधिक सरसों का उत्पादन राजस्थान के अंतर्गत अलवर और भरतपुर में होता है। अलवर, भरतपुर और भरतपुर के अंतर्गत सेंवर नामक जो गांव है या जो पंचायत है इसके अंतर्गत इसका कारखाना स्थापित किया गया है। इसकी मील, सरसों की मील स्थापित की गई है जो विश्व की सबसे बड़ी मील मानी जाती है। तो कहने में आप समझ गए होंगे राजस्थान के अंतर्गत सरसों का सर्वाधिक जो पैदावार है, जो उत्पादन है, अलवर में है। दूसरा स्थान भरतपुर का है। इसके बाद गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सवाई माधोपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, उदयपुर, इन जिलों में भी इसका उत्पादन है वो किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मूंगफली और सरसों दो ऐसी तिलहन से संबंधित फसलें हैं जिनका उपयोग हमारे देश की जनता सबसे अधिक करती है और देश में प्रयोग होने के बाद में इसका विदेशों में भी निर्यात होता है। इसके बाद में तीसरी जो प्रमुख फसल है वह है आपके अरंडी। अरंडी का उत्पादन हालांकि हमारे देश के अंतर्गत नाम मात्र का होता है या बहुत ही कम राज्यों के अंतर्गत होता है, सभी राज्यों में इसका उत्पादन नहीं होता है। फिर भी अरंडी का उत्पादन देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, गुजरात व राजस्थान, इन तीनों राज्यों के अंतर्गत इसका उत्पादन बढ़ाया जाता है। लेकिन अरंडी का क्या उपयोग है? इसके उपयोग बड़े महत्वपूर्ण हैं, कभी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहले प्रयोग के रूप में अरंडी का देखा जाए तो स्नेहक तेल के रूप में इसका प्रयोग करना, इन मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करना, स्नेहक के रूप में उपयोग। दूसरा इसका उपयोग है साबुन बनाना या साबुन निर्माण के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और तीसरा जो इसका उपयोग है वह है औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उपयोग करना या चमड़े शोधन के रूप में प्रयोग करना। चमड़ा शोधन, शोधन का अर्थ होता है साफ करना। चमड़े को साफ करने के लिए भी किस तेल का प्रयोग किया जाता है? अरंडी के तेल का प्रयोग किया जाता है। तो मशीनों में स्नेहक के रूप में, साबुन निर्माण में, चमड़ा शोधन के रूप में किस तेल का उपयोग होता है? अरंडी का। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है अरंडी के कोई दो उपयोग लिखिए, तो इन तीन में से कोई भी दो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला अपना लास्ट तिलहन के रूप में जो वर्णन किया गया है वो आपके हैं सोयाबीन है। बस केवल राज्यों के नाम दिए गए हैं। सोयाबीन भी भारत के अंतर्गत उत्पादित की जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है जो कि तिलहन फसलों के अंतर्गत चौथे नंबर पर आती है। सोयाबीन का उत्पादन है सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। महाराष्ट्र में इसका उत्पादन 70% है, नहीं सॉरी, इसमें मध्य प्रदेश में 70% है। महाराष्ट्र के अंतर्गत 20% सोयाबीन उत्पादित किया जाता है, तो राजस्थान के अंतर्गत 10% सोयाबीन पैदा किया जाता है। तो सोयाबीन उत्पादन 3 प्रमुख राज्य है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। अर्थात मध्य प्रदेश में 70%, महाराष्ट्र में 20% और राजस्थान में 10%। तो इस तरीके से तिलहन से संबंधित इन 4 प्रमुख फसलें हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें सबसे अधिक 2 फसलों का योगदान था, वो थी मूंगफली और सरसों का। तो इस तरीके से हम आपसे सूरजमुखी इसके तेल का भी प्रयोग कर रहे हैं
तो कहने मतलब ये है कि रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, किसी भी प्रकार की फसलें हो सकती है, अर्थात खाद्यान्न से संबंधित जितनी भी फसलें हैं सभी का योगदान हमारे देश में किसी न किसी रूप से है। तो फसलों को हमने खाद्यान्न के रूप में, मुद्रादायिनी के रूप में भी विभाजित किया था, जैसा कि गन्ना और कपास से दोनों मुद्रादायिनी फसलें थी। अब हम जानते हैं इन फसलों का उपयोग क्या है, भारत में इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, कृषि से क्या फायदे हैं, क्या उद्योगों का विकास होता है नहीं होता है, लोगों को रोजगार मिलता है नहीं मिलता है। तो इसके बारे में छोटा सा वर्णन दिया गया अपनी पुस्तक में, तो उसको जानते हैं। अर्थात कृषि का महत्व, कृषि का योगदान, कृषि का योगदान। अब इसके कई बिंदु है। जैसे पहले बिंदु की हम बात करें तो रोजगार के रूप में इसका प्रयोग करना, एंड रोजगार का साधन, रोजगार का साधन। अब रोजगार के साधन के रूप में यानी इसमें क्या क्या चीजें आती है, इसकी सहायक क्रियाओं के रूप में प्रयोग होता है, जिसके अंतर्गत है पशुपालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, वानिकी, वानिकी, रोजगार। अर्थात हमारे देश के अंतर्गत वर्तमान जो जनसंख्या है वो 55.6% जनसंख्या कृषि कार्यों के अंतर्गत लगी हुई है। यदि कृषि के साधन बढ़ेंगे तो उसकी सहायक क्रियाएं, यानी कृषि होगी तो पशुपालन का विकास होगा, मछली पालन का भी विकास होगा और वृक्षारोपण का भी योगदान होगा। अर्थात कृषि के साथ साथ अन्य क्रियाओं का भी विकास किया जा सकता है। हालांकि देखा जाए तो आज हमारे देश के अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या है वो पशुपालन, कृषि पालन और वृक्षारोपण या वानिकी या उद्यान से संबंधित है, अर्थात फल और सब्जियों पर निर्भर है, क्योंकि उनकी आजीविका का ये प्रमुख संसाधन है। तो आज कहने मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लोग हैं जो काम करते हैं वो कृषि से संबंधित है, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान समय में इन चीजों का योगदान कम होता जा रहा है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का विकास होता जा रहा है। अर्थात कल कारखाने या फिर नौकरी पेशे की तरफ से लोगों का बढ़ावा है वो तीव्र गति से आगे वृद्धि कर रहा है। एंड रोजगार के साधन है, कहने मतलब यह है कि कृषि के विकास से रोजगार, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को आय में वृद्धि होती है इस रोजगार से मिलने से। तो इस तरीके से कहने मतलब रोजगार के साधन के रूप में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार दूसरा है जीडीपी में योगदान, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। सकल घरेलू है जीडीपी में एंड कुल उत्पादन के अंतर्गत कितना योगदान प्राप्त होता है तो उससे संबंधित है। जैसा कि अलग अलग आंकड़ों के रूप में देखा जाए तो 1951 में लोग है या जनसंख्या है वह 55.11% कृषि कार्य के अंतर्गत लगी हुई थी। इसी प्रकार 1990-91 के अंतर्गत देखें तो 44% लोग कृषि कार्य के अंतर्गत लगे हुए थे। इसी तरीके से 2007 में इसका योगदान 17% था, तो 2011 के अंतर्गत इसका योगदान 15% रह गया है। कितने प्रतिशत रह गया है? 15%, अर्थात 26.8 या इसका कुछ समथिंग है, अब याद नहीं आ रहा है। तो जो भी है, कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में सकल घरेलू उत्पाद के रूप में हम देखें तो 1951 के अंतर्गत है आजादी के समय लगभग जीडीपी में योगदान 55% था। 55% लोग कृषि कार्य के अंतर्गत काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो 90 के अंतर्गत कृषि का काम कम हो गया, क्योंकि अब लोगों ने द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में काम करना
लग गए। एंड कहने मतलब 44.26% हम जीडीपी का योगदान कृषि का दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार कृषि का योगदान 2007 में 17.8 दिखाई दे रहा है, तो 2011 में 15, हो सकता कि अभी 2020 के अंतर्गत 14 या 13% जीडीपी के रूप में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कार्य होता होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोगों की संख्या है वो कृषि कार्य के अंतर्गत अर्थात प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कम दिखाई दे रही है। कि क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको पहले ही बता दिया कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सभी क्रियाएं शामिल की जाती है। अर्थात लोग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की तरफ से बढ़ रहे हैं। द्वितीयक क्षेत्र जिसके उद्योग आता है, लोग अब उद्योगों में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं या नौकरी करना, स्थायी नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। कृषि कार्यों की ओर वो मेहनत करना कम चाहते हैं। इसलिए कृषि का विकास हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा है जितना कि पहले था। फिर भी हम कह सकते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों की अपेक्षा भारतीय कृषि का विकास जीडीपी के रूप में सर्वाधिक है या श्रेष्ठ कार्यों के रूप में कार्य कर रही है। अर्थात कृषि क्षेत्र में अधिक विकास होने के कारण ही हम बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका निर्यात दूसरे देशों में कर रहे हैं। इसी प्रकार अपना अगला बिंदु है विदेशी व्यापार। तीसरा बिंदु है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में योगदान। विदेशी व्यापार में कृषि से संबंधित जो भी उत्पाद है उसका न केवल भारतीय जनता प्रयोग करती है, बल्कि अपन लोग अर्थात भारत के उपयोग करने के बाद दूसरे देशों में भी इसका निर्यात होता है। अर्थात 2.07% कृषि का योगदान विश्व के अंतर्गत है। 2.07% योगदान विश्व के अंतर्गत भारतीय कृषि का है। कहने का तात्पर्य कि हम जिन चीजों का निर्यात कर रहे हैं वो कई वस्तुएं हैं कृषि से संबंधित, जैसे चाय, बासमती चावल, फल, चीनी, रबड़, इसी तरीके से जूट, तो इन फसलों का न केवल आयात बल्कि निर्यात भी किया जाता है। इसी प्रकार गरम मसाले हैं, गरम मसाले जो कि प्राचीन काल में हमारे देश की निर्यात की महत्वपूर्ण वस्तु थी। अर्थात पुर्तगालियों ने सबसे पहले इसी वस्तु की तरफ वे लालायित हुए थे। इसके बाद अंग्रेज, डच जो भी आए थे उन्होंने केरल के आसपास वाले क्षेत्रों में गरम मसाले का उपयोग अपने देश के अंतर्गत ले जाकर के किया था। तो कहने मतलब गरम मसाले का भी हम लोग निर्यात करते हैं, जिसमें इलायची या काली मिर्च वगैरह इसको शामिल किया जाता है। तो ये निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं जिसका हम न केवल अपने देश में प्रयोग करते हैं बल्कि दूसरे देशों में भी सप्लाई की जाती है। तो चाय है, बासमती चावल है, फल है, चीनी है, रबड़ है, जूट है, गरम मसाले। हालांकि रबड़ का प्रयोग बहुत ही कम होता है, लेकिन निर्यात फिर भी होता है। एंड अपने यहाँ पर पूर्ति होने के बाद दूसरे देशों में हम लोग इन फसलों का निर्यात कर देते हैं। तो विदेशी व्यापार में भी भारतीय कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद में अपना अगला बिंदु आता है उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति। उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति। एंड उद्योगों में इससे संबंधित एंड कृषि से संबंधित कौन कौन से उद्योग लगाए जा सकते हैं, अर्थात कृषि का उद्योगों में क्या क्या योगदान है, कौन कौन से उद्योग है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो ऐसे उद्योगों के रूप में देखें तो कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग,
वनस्पति तेल उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, जूट उद्योग, जूट उद्योग, मसाला उद्योग, मसाला उद्योग। तो इस तरीके से कहने में औद्योगिक क्षेत्रों में भी कृषि का योगदान है। जैसे कपड़ा उद्योग, तो कपास, कपास कहाँ पैदा होती है? खेतों के अंतर्गत, अर्थात कच्ची कपास को कृषि कार्य के अंतर्गत वृद्धि करने के बाद में कल कारखानों में ले जाते हैं और वहां से रुई के द्वारा धागा और धागे के बाद में कपड़ा बनाते हैं। यहाँ कहने मतलब कपड़े के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो कपड़ा उद्योगों में कपास का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कच्चा माल कपास हुआ। तो कपास कहाँ पैदा हुआ? खेतों में, अर्थात कृषि कार्य में भी कपड़ा उद्योग के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार चीनी उद्योग, जैसे गन्ने का उत्पादन है वो खेतों में होता है, लेकिन हम उसको चीनी बना सकते हैं, गुड़ बना सकते हैं, अर्थात चीनी उद्योग या गुड़ उद्योग के रूप में गन्ने का प्रयोग किया जाता है। तो कृषि में योगदान हो रहा है। वनस्पति तेल उद्योग, जैसा कि हमने देखा कि मूंगफली और सरसों है, ये कहाँ पैदा होती है? खेतों में पैदा होती है, लेकिन हम कारखाने में ले जाकर के ये जो कच्चा माल होता है वहां पर मशीनों के द्वारा हम तेल निकाल लेते हैं, निचोड़ करके मशीनों के द्वारा, अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा, और उसके बाद में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वनस्पति तेल उद्योग के रूप में जूट उद्योग, जिसको पटसन उद्योग के नाम से भी जानते हैं, एंड कहने मतलब जैसे बोरियां वगैरह बनाना। इसी प्रकार मसाला उद्योग के रूप में भी कृषि का योगदान है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हमारे देश के अंतर्गत अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में कृषि का भी प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार रबड़ उद्योग का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। रबड़ है जो कि पौधे के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन कारखानों में ले जा करके हम रबड़ को, जैसा कि ट्रकों के अंतर्गत होता है या दोपहिया थ्री व्हीलर जो भी होते हैं वो रबड़ के ही बने होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कृषि का जो योगदान है वो केवल कच्चे माल के रूप में नहीं, बल्कि कच्चे के साथ साथ पक्के माल के रूप में है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में भी कृषि का योगदान है। इन सारी चीजें प्रारंभिक अवस्था से लेकर के तीसरी अवस्था तक पहुंचती है। तो प्रारंभिक अवस्था हमारी कृषि है, द्वितीयक स्थान है वो उद्योग है, और तीसरा स्थान सेवा क्षेत्र के रूप में है, जिसको हम आगे से आगे ट्रांसफर करते हैं या कहने में निर्यात करते हैं, बेचते हैं, उसका प्रयोग करते हैं अलग अलग रूपों के अंतर्गत। तो इस प्रकार भारतीय कृषि का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक उत्पाद के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट बिंदु है औद्योगिक उत्पाद। औद्योगिक उत्पाद के रूप में बाजार की उपलब्धता का होना। एंड औद्योगिक उत्पादों के रूप में भी या उत्पादों का प्रयोग है वो कृषि कार्यों में भी किया जाता है। जैसे ट्रैक्टर, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, कीटनाशक पदार्थ या दवाइयाँ कह दीजिए। इसी प्रकार जुताई के उपकरण, जुताई के उपकरण है ना। हमारा कहने का तात्पर्य है कि औद्योगिक क्षेत्रों से कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिसका प्रयोग हम कृषि में करते हैं। यदि हम कृषि नहीं करते हैं तो क्या ट्रैक्टर की जरूरत होगी? नहीं होगी, यानी उसको कोई भी कारखाने के अंतर्गत नहीं बनाएगा। तो जुताई से संबंधित उपकरण जैसे हल वगैरह है, जिसको अपन तवी वगैरह भी जो भी बोलते हैं, यहाँ कहने में जुताई के छोटे बड़े उपकरण है उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अर्थात कृषि कार्य होने के कारण ही हम ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं और जुताई के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये सब चीजें बनती तो कारखाने के अंतर्गत है, मशीनों में, द्वितीयक क्षेत्र के, लेकिन इसका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में हम कहाँ करते हैं? कृषि कार्य में। किस कार्य के अंतर्गत करते हैं?
कृषि कार्य। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंतर्गत कृषि का महत्व है वो रोजगार के रूप में किया जा सकता है, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में किया जा सकता है, विदेशी व्यापार में वस्तुओं को निर्यात और आयात करने में भी किया जा सकता है। हालांकि हम खाद्यान्न से संबंधित वस्तुएं उनका आयात करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो वस्तुएं अभी आपको बताई गई थी उन सब का हम लोग निर्यात भी करते हैं। इसी प्रकार उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति है वो भी हमें कृषि से ही मिलती है, और औद्योगिक उत्पादों के लिए जो ये बाजार उपलब्ध करवाया तो वो भी हमें कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ही उपलब्ध करवाया, है ना। हमने देखा कि ये सारी चीजें कारखाने में बन रही है, लेकिन हम कृषि नहीं करेंगे तो इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। इसी कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित जो उत्पाद है उनका भी उपयोग किया जाता है, अर्थात अलग अलग रूपों में भारतीय जनता इसका प्रयोग या सदुपयोग करती है। इसी के साथ हमारे देश के अंतर्गत आज उत्पादन कम हो रहा है, उसका क्या कारण है, अर्थात कृषि उत्पादन में कमी के कारण तो कुछ कारण भी हमें मौजूद दिखाई दे रहे हैं। उत्पादन में कमी के कारण कृषि उत्पादन कहने मतलब कृषि उत्पादन में कमी की क्या कारण है, तो पहला कारण है बाढ़ व सूखे का होना। बाढ़ व सूखे की समस्या। इसी प्रकार दूसरा है मानसून की अनियमितता। मानसून की अनियमितता है ना, हमारे देश के अंदर समय पर मानसून नहीं आता है, इसलिए कृषकों को कृषि के क्षेत्र में पूर्ण विकास नहीं हो पाता है या योगदान नहीं दे पाते हैं। जैसा कि पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर और बाड़मेर में पूरे साल के अंतर्गत 5 सेंटीमीटर भी बरसात नहीं होती है, तो दूसरी तरफ मेघालय के अंतर्गत 1200 सेंटीमीटर तक बरसात हो जाती है। अर्थात एक और पानी की अति है तो दूसरी ओर पानी की अल्प मात्रा है। तो जिन क्षेत्रों की अल्प मात्रा होती है वहां पर कृषि कार्य का विकास नहीं हो सकता है। जहां पर बाढ़ और सूखे की मतलब बाढ़ जैसी समस्या आ जाती है तो भी कृषि कार्य का विकास नहीं हो सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं वर्तमान समय में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या महाराष्ट्र और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां पर बाढ़ की त्राही त्राही मची हुई है, तो वहां पर भी कृषि कार्य का विकास अर्थात कृषि के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन का भी विकास नहीं किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ हम बाड़मेर, जैसलमेर या पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत ये भी देख रहे हैं जहां पर वर्षा की नाम मात्रता है या वर्षा होती ही नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर सूखा पड़ जाता है, अर्थात अकाल जैसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है। इसलिए हमारे देश में कहने मतलब किन्हीं परिस्थितियों के रूप में उत्पादन कम होता है, अर्थात कम होने की 2 प्रमुख कारण हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए हम कृषि का विकास कैसे कर सकते हैं, कृषि विकास के लिए क्या होना चाहिए। कृषि विकास, तो कृषि का विकास करने के लिए सबसे पहले लोगों को शिक्षित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कहने मतलब शिक्षा, अर्थात हमारे देश में अशिक्षा को दूर करना होगा, गरीबी को दूर करना होगा, इसी प्रकार ऋणग्रस्तता में कमी, ऋणग्रस्तता में कमी कहने मतलब एक किसान को सबसे पहले कृषि से संबंधी उपकरण है उसके बारे में शिक्षित करना होगा। दूसरा है गरीबी को दूर करना है, उसके पास आय के स्रोत भी होने चाहिए। तो कहने मतलब अशिक्षा, गरीबी, ऋणग्रस्तता, जब तक ये तीनों कारण रहेंगे तब तक विकास नहीं किया जा सकता है। अर्थात कृषि की विकास करने के लिए इन तीनों चीजों में हमें कमी करनी होगी, अर्थात इसको समाप्त करना होगा। इन तीनों चीजों को समाप्त करेंगे तब हमारे देश के कृषि कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण साधन है। कृषि के बिना देश में आर्थिक विकास नहीं हो सकता है।
अर्थात जिस तरीके से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उसी तरीके से प्राथमिक क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो कहने मतलब हमारा मूल पाठ है वो तो समाप्त हो गया है, लेकिन इसी के साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके उत्पादक क्षेत्र, जैसा कि मानचित्र भी आता है इसमें 1 नंबर का, तो उसको भी जानते हैं। तो 2-3 टॉपिक है। जैसे पहला मैं आपको लेता हूं गेहूं उत्पादक क्षेत्र। परीक्षा केंद्र में ऐसा सीधा पूछा जाता है, गेहूं उत्पादक क्षेत्र। इसी प्रकार चावल उत्पादक क्षेत्र, चावल उत्पादक क्षेत्र। इसी प्रकार तीसरा है गन्ना उत्पादक क्षेत्र, गन्ना उत्पादक क्षेत्र। इसी प्रकार चौथा है कपास उत्पादक क्षेत्र। अब इसमें कई बार यूं होता है कि क्षेत्र पूछ दिया कि 2-3 राज्यों के नाम लिख दो, यहां कहने में एक राज्य में कहने में दर्शा दो, तो वह गलत हो जाता है। एक राज्य में नहीं, 3 है तो 3 में दर्शाएं, 4 है तो 4 में दर्शाएं। एंड मुख्य स्थान कौन से, उन क्षेत्रों के अंतर्गत आपको अंतर मैप में आउटलाइन खींच करके और अंदर है आप उसको भर देना है। जैसे गेहूं उत्पादक क्षेत्र, गेहूं उत्पादक क्षेत्र है तो अपन देखते कौन सा है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये 3 महत्वपूर्ण है। एंड गेहूं उत्पादक क्षेत्र के रूप में देखें तो आपने यूं करके, इसके बाद ये तो किया ही हुआ है, इसको यूं नीचे करके यूं एंड यहां तक एंड राजस्थान। इसके बाद में इसको क्या है, टिक कर देना चाहिए यूं, इस तरीके से इसको पूरा भर देना चाहिए। एंड कहने में एक राज्य में नहीं है बल्कि 3-4 राज्य अपने ले लिए, जैसे कि पंजाब यहां पर था, हरियाणा था, दिल्ली भी आ गई, उत्तर प्रदेश का कुछ भूभाग आ गया, उत्तराखंड भी आ गया, राजस्थान। एंड कहने मतलब ये जो भूभाग है ये किससे संबंधित है, ये है गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। एंड पहला होगा बिंदु, इसमें आपको पहला बिंदु ऐसे नहीं दर्शाना है, वहां पर पहला आता है गेहूं उत्पादक क्षेत्र, तो यूं करके बार डैश पूरा नाम लिखें, गेहूं उत्पादक क्षेत्र। कहने मतलब आपको राज्यों के नाम नहीं लिखने हैं, बल्कि 2-3 राज्य है उसके अंतर्गत आपको आउटलाइन खींच करके और अंदर से आप कुछ भी भर दो, आपका क्वेश्चन है वो राइट होगा, आपका मानचित्र है वो राइट होगा। इसके बाद में दूसरा है चावल उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। तो चावल उत्पादक पूछे तो केवल चावल को ही दर्शाना है, बाकी वाले क्षेत्रों को नहीं। जैसे चावल उत्पादक की हम बात करें, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। चावल उत्पादक की बात करें तो चावल सबसे अधिक तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। एंड कहने वाले इस तरीके से ये राज्य आ जाएंगे। एंड कहने का मतलब ये है कि यहां पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ बिहार है, यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश का पूर्वी भूभाग है, इसी प्रकार तमिलनाडु है। अर्थात इसके बाद में यूं कर दो। एंड कहने मतलब इसको भी आप यूं लाइनें कर दो, कुछ भी कर सकते हो, लाइनें कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, इस तरीके से इसको पूरा भर दीजिए। कहने मतलब इस तरीके से इनको यदि भर देते हैं तो ये मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बन गया, अर्थात 2 नंबर हो गया। कहने मतलब इसको यहां से आप टिक करके यहां पर लिखोगे चावल उत्पादक क्षेत्र, चावल उत्पादक क्षेत्र, तो ये आपका मैप राइट हो गया। हालांकि यूं तो और भी है, असम में भी होता है, यूं तो देखा जाए महाराष्ट्र में भी होता है, पंजाब में भी होता है, लेकिन गहन मात्रा में कहां होता है, गहन मात्रा में आपके आएगा बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इतने तक कर दोगे तो भी राइट हो जाएगा। लेकिन इसको उठा करके यहां पर करते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चावल का उत्पादन पूरी भारत में ज्यादातर होता है, जबकि गेहूं का उत्पादन उत्तरी पश्चिमी भूभाग के अंतर्गत ज्यादातर होता है। इसके बाद तीसरा है गन्ना उत्पादक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, गन्ना उत्पादक क्षेत्र। अब गन्ना उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो गन्ने की मुख्य उत्पादक राज्य है वो है गुजरात, उत्तर प्रदेश,
यानी इस तरीके से। एंड कहने का मतलब यह है कि गुजरात आपका हो गया, गुजरात के बाद में यहां पर उत्तर प्रदेश का भूभाग हो गया, मध्य प्रदेश का भूभाग हो गया, इसके अलावा ये भी आता है थोड़ा महाराष्ट्र का भूभाग भी आता है, तो महाराष्ट्र भी हो गया। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश का भी कुछ भूभाग हो गया, तमिलनाडु का उत्तरी भूभाग। तो इन राज्यों के अंतर्गत गहन रूप से किसकी कृषि की जाती है? गन्ने की। अर्थात यहां पर नंबर 3 लिख दो और अपन बात क्या लिखेंगे? गन्ना उत्पादक क्षेत्र ये होगा। एंड गन्ने का उत्पादन कहने मतलब भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों में या दक्षिणी जो मध्यवर्ती दक्षिण का उत्तरी भूभाग है उन क्षेत्रों के अंतर्गत ज्यादातर होता है। अर्थात महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसी प्रकार छत्तीसगढ़, अपन यूं कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का उत्तरी भूभाग है, वहां पर गन्ने की खेती गहन मात्रा में की जाती है। इसके बाद चौथा है कपास उत्पादक क्षेत्र, जो अभी हाल ही में 2020 के अंतर्गत बोर्ड में पूछा गया था। तो इन तीनों का ध्यान रखना, कोई भी आ सकता है, क्योंकि चौथा है यह आ चुका है 2020 में, इसलिए 21 में नहीं आएगा। फिर भी आपको बता देते हैं कपास उत्पादक क्षेत्र ये 2020 के बोर्ड में पूछा गया था। तो कपास उत्पादक क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसके बाद में हम नीचे भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें गुजरात भी शामिल है, अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र का भूभाग भी शामिल कर सकते हैं। एंड कहने मतलब ये नीचे वाला भाग अल्प मात्रा में है और ऊपर वाला मुख्य क्षेत्र है, तो कहने मतलब इसको अपन भर देते हैं। एंड कहने मतलब पंजाब यहां पर है, हरियाणा यहां पर है और राजस्थान यहां है। एंड कहने में लंबे रेशे वाली जो कपास है वो कहां पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों को भर देते हैं तो राइट है। लेकिन आप एक पंजाब को भर दिया है या एक हरियाणा को भर दिया है, एक राजस्थान को भर दिया है, तो कोई भी राइट करने वाला नहीं है, इसलिए तीनों राज्यों को भरे। और अल्प मात्रा के भी दर्शाने चाहते हो तो इसके नीचे वाले भी आप भर सकते हो, गुजरात का भूभाग और गोवा का उत्तरी भूभाग। एंड कहने बोले यहां से लेकर के गोवा तक आप भूभाग भरते हो तो भी ये पूरा राइट होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि न तो इसमें मुख्य पूछा है और न इसमें अल्प पूछा है। मुख्य अल्प नहीं पूछा है, इसलिए आप दोनों भी भर सकते हो। एंड पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का भूभाग है, इसको आप आराम से यूं आउटलाइन बार खींच दो और अंदर आप टिक टिक कर दो। फिर यहां पर नंबर 4 भले लिखो नहीं लिखो कोई जरूरत नहीं है, वहां पर जो आता है रोमन संख्या वो शब्द लिखना है और यहां लिख करके बाहर आप लिख दो कपास उत्पादक क्षेत्र। क्या लिखोगे? कपास उत्पादक क्षेत्र, कपास उत्पादक क्षेत्र, यह आपने लिख दिया है तो राइट होगा। इसलिए जब कभी भी आपको फसलों के बारे में, क्षेत्र के बारे में पूछें, चाहे फसल हो, चाहे खनिज हो या फिर जनसंख्या के बारे में हो, बहुत सारे आंकड़े अपन आगे और भी पढ़ेंगे, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना कि मैप को क्षेत्र से संबंधित कैसे भरना है। तो इस तरीके से ये था आपके मैप है, वो आपके 2 नंबर का परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी है जो बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। एंड 2 नंबर 2+1 कहने का मतलब यह है कि 2 नंबर का सवाल है, प्रश्न आता है और 1 नंबर का क्या आता है? मानचित्र आता है। क्या आता है? मानचित्र आता है। तो इस तरीके से हम मानचित्र का भी इस्तेमाल अलग अलग रूपों में कर सकते हैं, जो अभी आपने किया था। अब कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है वो इस तरीके पूछा जा सकता है कि रबी की फसलें किसे कहते हैं? रबी की फसलें किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अब ये प्रश्न इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है तो 2 नंबर का आ सकता है। इसी तरीके से आपको यूं भी पूछा जा सकता है कि व्यावसायिक फसलें किसे कहते हैं? व्यावसायिक फसलें किसे कहते हैं?
कोई दो के नाम लिखिए। अब ऐसा प्रश्न पूछा है तो आपको हो सकता है किसे कहते हैं, परिभाषा 1 नंबर की आएगी। दो फसलों के नाम है तो आधा प्लस आधा, एन कहने मतलब 2 अंक का पूछा जाएगा। एन 1 नंबर की परिभाषा होगी और आधे आधे नंबर के 2 उदाहरण, 2 नाम पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न यूं बन सकता है कि गेहूं की कोई दो भौगोलिक विशेषताएं लिखिए। भौगोलिक विशेषताएं लिखिए। अब यह प्रश्न आ गया है तो 1 + 1 = 2 होगा, एंड जिसके अंतर्गत जैसे एक पॉइंट आप बरसात का लिख दो तो दूसरा तापमान का लिख दो, तो इस तरीके से तीसरा मिट्टी का भी लिख सकते हैं। एंड तीनों में से कोई 2 लिखना है, क्योंकि अपन को कितना पूछा है 2, एंड बिल्कुल डिवाइडेशन होता है, विभाजित किया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न यूं पूछा जा सकता है कि गन्ने के कोई 4 उपयोग लिखिए। गन्ने के कोई 4 उपयोग लिखिए, एंड इस 4 उपयोग पूछा है तो आधा × 4 = 2 हो सकता है, या आपको आधा + आधा + आधा + आधा = 2 ऐसे भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। कहने मतलब 4 उपयोग पूछे हैं तो प्रत्येक को कितने नंबर में, आधे नंबर में विभाजित कर दिया गया है। किसमें विभाजित किया है, आधे नहीं, इसलिए आपको 4 उपयोग लिखने पड़ेंगे, तब जाकर के 2 में से 2 मिलेंगे। और 2 लिखते हो तो 1, 3 लिखते हो तो 1.5, और आधे 1 लिखते हो तो फिर आधा नंबर ही मिलेगा। इसी प्रकार अगला यूं भी पूछा जा सकता है, कृषि के कोई 2 उपयोग लिखिए। कृषि के कोई 2 महत्व लिखिए। कृषि के कोई 2 महत्व लिखिए। तो महत्व के रूप में जैसे रोजगार के रूप में साधन प्राप्त करना, विदेशी व्यापार के रूप में योगदान, उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति, तो इस तरीके से कोई भी 2 महत्व है लिख सकते हो, और उनका वर्णन भी साथ में करना है। तो इस तरीके के छोटे बड़े क्वेश्चन हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से अपना आज यहीं पर विराम देते हैं इस पाठ को, एंड ये पाठ पूरा हो गया है। आप ध्यान रखना अच्छी तरीके से, मानचित्र का भी ध्यान रखना और प्रश्नोत्तर भी सही तरीके से करना। धन्यवाद।